नमस्कार दोस्तों, स्वागत है बैंकिंग हेल्प चैनल में। मैंने अभी तक एजुकेशन लोन के ऊपर काफ़ी सारे वीडियोस बनाए हैं, लेकिन आज जो मैं बताने वाला हूं वो है CSIS स्कीम, यानी कि सेंट्रल स्कीम फॉर इंटरेस्ट सब्सिडी। इस स्कीम के तहत आप अगर एजुकेशन लोन अप्लाई करते हैं या फिर अप्लाई कर चुके हैं तो आपको इंटरेस्ट का सब्सिडी मिलता है गवर्नमेंट की तरफ से, मोर स्पेसिफिकली गवर्नमेंट की मिनिस्ट्री ऑफ HRD डिपार्टमेंट से। ये स्कीम चालू हुआ था एकेडमिक ईयर 2009-10 से। तो मैं आज इस वीडियो में आपको इस पर्टिकुलर इंटरेस्ट सब्सिडी वाला स्कीम के बारे में बताने वाला हूं, तो वीडियो को मिस मत कीजिए। अगर आप इस चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी करना मत भूलिए, क्योंकि मैं इसी तरह का वीडियो इस चैनल में लाता रहता हूं। तो जब भी स्टूडेंट बैंक में जाकर एजुकेशन लोन के अप्लाई करते हैं, बैंक उस स्टूडेंट को एक टाइम पीरियड देते हैं, जिस टाइम पीरियड के अंदर स्टूडेंट को ना ही प्रिंसिपल पे करने की जरूरत होता है, ना ही इंटरेस्ट पे करने की जरूरत पड़ता है। इस टाइम पीरियड को बोला जाता है मॉरेटोरियम पीरियड। अगर आपको पता नहीं है मॉरेटोरियम पीरियड होता क्या है, तो इसके ऊपर मैंने ऑलरेडी डिटेल में एक वीडियो बनाया है, उसका लिंक मैं आपको डाल दूंगा इस डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, वहां पे जाके आप देख सकते हैं। बट मैं यहाँ पे एक लाइन पे बता देता हूँ मॉरेटोरियम होता क्या है। मॉरेटोरियम पीरियड मतलब जो कोर्स पीरियड होता है प्लस 1 साल उसके साथ जोड़ दीजिए, तो जो टाइम गैप मिलता है आपको, इसी को बोला जाता है मॉरेटोरियम पीरियड। मॉरेटोरियम पीरियड में स्टूडेंट को कोई रिपेमेंट करने की तो जरूरत नहीं होती है, लेकिन इस मॉरेटोरियम पीरियड में इंटरेस्ट ऐड होता रहता है। जो लोन अमाउंट होता है उस लोन अमाउंट के साथ इंटरेस्ट एक्रूड होता है, और वो जो एक्रूड इंटरेस्ट होता है वो प्रिंसिपल के साथ यानी कि लोन अमाउंट के साथ ऐड होता रहता है। तो ये CSIS स्कीम के तहत ये जो इंटरेस्ट बनता है मॉरेटोरियम पीरियड में, इस इंटरेस्ट को गवर्नमेंट ऑफ इंडिया यानी कि मिनिस्ट्री ऑफ HRD डिपार्टमेंट से पेमेंट की जाती है सब्सिडी के तौर पे। तो ये जो CSIS स्कीम है ये स्टार्ट हुआ था एकेडमिक ईयर 2009-10 से, और बेसिकली मिनिस्ट्री ऑफ HRD यानी कि ह्यूमन रिसोर्स एंड डेवलपमेंट का जो मिनिस्ट्री है गवर्नमेंट ऑफ इंडिया का, उस डिपार्टमेंट से ये सब्सिडी स्टूडेंट को प्रोवाइड की जाती है। तो ये सब्सिडी क्लेम करने के लिए क्या क्या कंडीशन है। पहला कंडीशन ये है कि जो स्टूडेंट एजुकेशन लोन अप्लाई किया है बैंक में, उसकी पेरेंट्स या फैमिली का इनकम सालाना 4.5 लाख से ज्यादा नहीं होनी चाहिए, यानी कि उसकी फैमिली या पेरेंटल इनकम सारे सोर्सेस का जोड़ के 4.5 लाख से कम होनी चाहिए। तो ही ये आएगा EWS सेक्शन में, यानी कि इकोनॉमिक वीकर सेक्शन के अंदर आएगा, और EWS सेक्शन में CSI स्कीम के लिए एलिजिबल होगा। और एक चीज, ये स्कीम लेने के लिए इनकम सर्टिफिकेट प्रोवाइड करना होता है बैंक में, और ये इनकम सर्टिफिकेट नॉर्मली प्रोवाइड किया जाता है एक डेजिग्नेटेड अथॉरिटी से, जो कि स्टेट गवर्नमेंट का होता है। इसका भी एक लिस्ट है, मतलब कौन कौन से लोग डेजिग्नेटेड अथॉरिटी है जो इनकम सर्टिफिकेट इशू कर सकता है, उसका भी लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। नॉर्मली हर एक स्टेट गवर्नमेंट के लिए अलग अलग है। और एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो सब्सिडी प्रोसेस होता है ना, एक कनाडा बैंक इसका नोडल ऑफिस है, यानी कि HRD मिनिस्ट्री या फिर गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बताया कि कनाडा बैंक होगा नोडल बैंक, जहां से सब्सिडी प्रोसेस की जाएगी, और ये सब्सिडी हर एक बैंक में बांट दिया जाएगा अकॉर्डिंग टू स्टूडेंट्स रिक्वायरमेंट। तो बेसिकली ये जो डेजिग्नेटेड अथॉरिटी का लिस्ट मैं आपको प्रोवाइड करने वाला हूँ डिस्क्रिप्शन बॉक्स में, इसका भी लिस्ट मुझे कनाडा बैंक की वेबसाइट से ही मिला है। तो आप चाहे तो कनाडा बैंक की ऑफिशियल वेबसाइट में जाकर भी ये वेरीफाई कर सकते हैं कि कौन कौन से लोग डेजिग्नेटेड अथॉरिटी हैं जहां से आप इनकम सर्टिफिकेट इशू करवा के बैंक में अप्लाई कर सकते हैं सब्सिडी के लिए। यहाँ पे आपको कंफ्यूज नहीं होना है। अगर आपको सब्सिडी क्लेम करना है तो कनाडा बैंक जाने की जरूरत नहीं है। जहाँ पे आप एजुकेशन लोन अप्लाई कर रहे हैं वहां पे सब्सिडी के लिए अप्लाई करना पड़ेगा, और इसके लिए आपको एक अलग से एप्लीकेशन लेटर देना होता है, और एक बैंक के साथ स्टूडेंट का एक एग्रीमेंट बनता है, बस वो साइन करके बैंक में सबमिट करना होता है। जिस बैंक में आप एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं उसी बैंक में आपको सब्सिडी का एप्लीकेशन जमा कराना है। कनाडा बैंक में अप्लाई करने की जरूरत नहीं है, इससे आप कंफ्यूज मत होइए। कनाडा बैंक एक नोडल बैंक है जहां से सब्सिडी प्रोसेस होता है। बेसिकली HRD मिनिस्टर पूरा सब्सिडी कनाडा बैंक को देता है, कनाडा बैंक इसका प्रोसेस करता है। बस कनाडा बैंक का रोल इतना ही है। आप एजुकेशन लोन जहां पे अप्लाई कर रहे हैं वहां पे ही आप सब्सिडी के लिए अप्लाई कीजिए। और एक चीज, ये सब्सिडी जो प्रोसेस किया जाता है सिर्फ इंडिया के अंदर कोर्सेज के लिए है। अगर कोई विदेश में पढ़ने के लिए जाते हैं वो इस स्कीम के तहत सब्सिडी क्लेम नहीं कर सकता है। और
टेक्निकल या प्रोफेशनल डिग्री कोर्स के लिए दिया जाता है या फिर पोस्ट ग्रेजुएट कोर्सेज के लिए। स्टूडेंट सिर्फ एक ही बार ये सब्सिडी क्लेम कर सकता है। अगर वो डिग्री कोर्स के लिए अप्लाई कर रहे हैं लोन और उसी कोर्स में अगर सब्सिडी लेते हैं तो पोस्ट ग्रेजुएशन पे लोन अप्लाई करते वक्त सब्सिडी क्लेम नहीं कर सकते। वाइस वर्सा, अगर कोई डिग्री कोर्स के लिए जब लोन लिया था अगर उस टाइम पे सब्सिडी क्लेम नहीं किया है और अगर पोस्ट ग्रेजुएशन करते वक्त अगर वो लोन अप्लाई करता है और सब्सिडी अप्लाई करता है तो सब्सिडी सिर्फ पोस्ट ग्रेजुएशन के लिए ही आएगा, यानी कि एक ही बार आएगा। या फिर कुछ यूनिवर्सिटी जैसे इंटीग्रेटेड कोर्स ऑफर करते हैं जहां पे ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन दोनों मिला के होता है, उस केस में भी ये सब्सिडी क्लेम बन सकता है। कुछ केसेस है जहां पे सब्सिडी नहीं बनता या सब्सिडी के लिए स्टूडेंट एलिजिबल नहीं होते, जैसे कि अगर कोई स्टूडेंट एक पर्टिकुलर कोर्स के लिए एनरोल किया अपने और एनरोल करने के बाद अगर बीच में पढ़ाई छोड़ के निकल जाता है यानी कि कोर्स कंप्लीट नहीं करता है तो उसको सब्सिडी नहीं मिलेगा। या फिर अगर यूनिवर्सिटी या कॉलेज या इंस्टीट्यूशन उस कोई स्टूडेंट को कोई डिसिप्लिनरी एक्शन की वजह से निकाल देते हैं कोर्स से तो भी सब्सिडी के लिए अप्लाई नहीं कर सकता। अगर कोई स्टूडेंट कोर्स चलते वक्त मेडिकल ग्राउंड पे डिसकंटिन्यूएशन होता है यानी कि कोई मेडिकल रीज़न है उसके लिए कोर्स कंटिन्यूअसली कंप्लीट नहीं कर पाया, बीच में गैप डाल दिया, फिर आके कोर्स रिज्वाइन किया और कोर्स कंप्लीट किया, उस केस में अगर कॉलेज या यूनिवर्सिटी का हेड एक सेटिस्फैक्शन लेटर देता है तो बैंक उसकी सब्सिडी क्लेम कंसिडर करके सब्सिडी प्रोसेस कर सकते हैं। और एक बार मैं बता दूं कि कनाडा बैंक एक डेजिग्नेटेड नोडल बैंक है जहां से ये सब्सिडी प्रोसेस होता है। बेसिकली इसका आइडिया ये है कि मान लीजिए आप ये बैंक में एजुकेशन लोन के लिए अप्लाई किए हैं और उसके साथ ही साथ आपने सब्सिडी के लिए भी अप्लाई कर दिए हैं ये बैंक में, तो ये बैंक क्या करेगा वो अपनी स्टूडेंट की जो एप्लीकेशन है कनाडा बैंक को फॉरवर्ड करेगा। इन रिटर्न कनाडा बैंक भी सेम एप्लीकेशन एचआरडी मिनिस्ट्री को फॉरवर्ड करेगा, फिर एचआरडी से पैसा आएगा कनाडा बैंक को, फिर कनाडा बैंक क्रॉस वेरीफाई करके वो पैसा भेजेगा ए बैंक को और ए बैंक क्या करेगा वो पैसा लोन अकाउंट में डाल देगा। तो ये जो सब्सिडी का पैसा आता है नॉर्मली हाफ ईयरली में आता है या फिर ईयरली में आता है, ऐसा नहीं है कि मंथली आपको मिलेगा, आइदर हाफ ईयरली मिलेगा या फिर ईयरली मिलेगा। और एक बार मैं बता दूं आपको अगर आप मिस कर गए हैं तो ये जो पैसा आएगा सब्सिडी का ये पैसा इक्विवेलेंट होता है मॉरेटोरियम पीरियड पे जो इंटरेस्ट बनता है उसका। यानी कि आप मान लीजिए एक 4 साल की कोर्स के लिए बैंक में लोन के लिए अप्लाई कर रहे हैं और साथ ही साथ एक सब्सिडी का एप्लीकेशन बैंक में जमा कर रहे हैं, तो 4 साल की कोर्स पीरियड प्लस 1 साल यानी कि टोटल 5 साल बनेगा मॉरेटोरियम पीरियड। इस मॉरेटोरियम पीरियड के दौरान आपको ना ही इंटरेस्ट पे करना है ना ही प्रिंसिपल पे करना है, लेकिन इस मॉरेटोरियम पीरियड में बैंक आपकी लोन अकाउंट के ऊपर इंटरेस्ट चार्ज करता रहेगा। तो मॉरेटोरियम पीरियड में जितना इंटरेस्ट बनेगा वही इंटरेस्ट सब्सिडी के नाम पे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया आपकी लोन अकाउंट में डाल देगा, तो ये सब्सिडी आपको मिल जाएगी। बेसिकली आपका लोन हो जाएगा इंटरेस्ट फ्री। तो मॉरेटोरियम पीरियड के बाद आपने जिस अमाउंट का लोन अप्लाई किया है बैंक में वही अमाउंट बचेगा और उसके ऊपर ईएमआई बनेगा जो आपको पे करना है कोर्स खत्म हो जाने के बाद। आई होप कि ये वीडियो देखने के बाद आपको सब्सिडी स्कीम का पूरा इन्फॉर्मेशन मिल चुका है। तो अगर आपके मन में कोई डाउट है तो बेझिझक मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए और अगर आप चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिए। वीडियो को भी लाइक करें, शेयर करें अपने दोस्तों के साथ। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, धन्यवाद।